दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नवाज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सामिर खान व्लॉग। द सिचुएशन ऑफ मिडिल ईस्ट में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सीरिया। आज आप और हम सब टीवी में देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं कि सीरिया में बहुत बमबारी हो रही है। कहीं गवर्नमेंट पे जो सीरिया की नेशनलिस्ट पार्टी है, जो जिनकी हुकूमत है सीरिया में, उन पर हमले हो रहे हैं। तो कहीं सीरिया की जो गवर्नमेंट है वो दूसरे जो लीडर हैं जो वहाँ पर एक एक शहर पे कब्जा करके अपनी हुकूमत कायम कर रहे हैं, उन पर हमला कर रही है। तो दोस्तों ये सब क्यों और कैसे हो रहा है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और आज सीरिया में जो हालात हैं क्या वाकई ये इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई थी या अभी हाल ही में ही जो हम टीवी में देख रहे हैं यहाँ तक बस होने वाला है। ये सब हम आपको अपनी इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों बात है 1971 की, जब बाथ पार्टी के एक लीडर, जो कि पहले लीडर नहीं थे बल्कि सीरियन एयरफोर्स के जो कमांडर थे, उनकी बात कर रहे हैं हम। 1971 में सीरिया की गवर्नमेंट को तख्ता पलट करके वो हुकूमत अपने हाथ में ले लेते हैं और तब से लेके 2000 तक उन्हीं की हुकूमत वहाँ कायम रहती है, जिनका नाम है हाफिजुल असद। जी हाँ, जो आज के जो लीडर हैं सीरिया के, बशर उल असद, उनके वालिद ये 1971 में हुकूमत में आए थे। जो उस वक्त की डेमोक्रेटिक हुकूमत थी उसका तख्ता पलट करके इन्होंने सीरिया की हुकूमत को अपने हाथ में ले लिया था और तब से लेकर 2000 तक, यानी कि जब तक इनका इंतकाल नहीं हुआ, इनकी डेथ नहीं हुई, तब तक ये हुकूमत पर काबिज रहे और 1971 से लेके तकरीबन 29-30 साल तक ये हुकूमत करते रहे। दोस्तों इनका मानना था कि जिस तरह ईरान में खामेनेई ने हुकूमत अपने हाथ में लेने के बाद जो उस वक्त हुकूमत के खिलाफ लोग बातें कर रहे थे या इनकलाब के जो खिलाफ थे, उनको सख्ती से सजाएं दी थी और उनको जेलों में बंद करके अजियतें दी थी और कईयों को तो कत्ल भी कर दिया गया था। तो ये इस चीज़ से बहुत मुतासिर हुए थे और इन्होंने तब से ही अपना मन बना लिया था कि अगर हुकूमत को अपने कब्जे में रखना है और हुकूमत पर एक लंबे समय तक कायम रहना है तो अपने मुखालफिन को सख्ती से कुचलना होगा। और वही उन्होंने 71 से लेकर 2000 तक किया। और आज जो हम सीरिया के हालात देख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं उसी की गई सख्ती और जुल्मी का नतीजा है। जो आज उनका बेटा जो बशर उल असद है वो भी अपने मुल्क में यही सब करता आ रहा है। दोस्तों बशर उल असद 2000 में अपने यानी कि वालिद के इंतकाल के बाद सीरिया की गवर्नमेंट पर एक जो प्रधानमंत्री है, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उस पर उन्होंने कब्जा किया था। हालांकि दोस्तों सीरिया की गवर्नमेंट में जो लॉ है उसमें 40 साल से कम उम्र के जो लड़के हैं या आदमी हैं उनको राष्ट्रपति बनने अलाउ नहीं है। लेकिन जब हाफिजुल असद का इंतकाल हुआ तो उस वक्त जो पार्लियामेंट में उनके हिमायती थे, उन लोगों ने बशर उल असद को प्रेसिडेंट बनाने के लिए वहाँ के कानून में तब्दीली कर दी थी और जिसके बाद बशर उल असद को सीरिया का प्रेसिडेंट बना दिया गया। तब से लेकर आज तक यानी कि 2024 तक ये हुकूमत पर काबिज है। लेकिन दोस्तों ये जो मैप में आप पूरा सीरिया देख रहे हैं, इस पूरे सीरिया पर इनकी हुकूमत नहीं है। बस जो आधा सीरिया हम आपको दिखाना है जिसमें सीरिया की राजधानी दमिश्क है और इसके कुछ बहुत से शहर हैं जिनमें एलेप्पो भी शामिल है और इदलिब भी है। तो यहाँ तक इनकी हुकूमत है और बाकी जो एरियाज हैं जिनमें आपको कलरफुल दिखाई दे रहा है, ये जो है ये एरिया वो हैं जो वहाँ के रिबेल्स हैं, जो वहाँ के बागी लोग हैं जो हुकूमत से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और उनकी सरगर्मियों को कुचलना चाहते हैं, ये उनके कंट्रोल में है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आजकल जो हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि सीरिया में जो ये आग भड़क उठी है, ये क्यों भड़क उठी है, क्या वजह है इसकी, और सीरिया में इस कॉन्फ्लिक्ट में जो दूसरे मुल्कों की जो एंट्री है, जो उनकी मुदाखलत है, ये सब क्यों हो रही है और इनकी वजह क्या है। दोस्तों आज जो हम सीरिया में देखते हैं कि कहीं पे गवर्नमेंट की कंट्रोल है तो कहीं पर जो वहाँ के बागी लोग हैं उन लोगों ने कुछ कुछ शहरों पे कंट्रोल करके
अपनी हुकूमत कायम कर ली है। लेकिन दोस्तों सीरिया में हमेशा से ऐसा नहीं था, यानी जब 2000 में बशर असद हुकूमत में आए थे तब भी ऐसा नहीं था, बल्कि पूरे सीरिया पर बशर असद की हुकूमत थी। ये कॉन्फ्लिक्ट और ये बगावतें जो हैं सीरिया में हो रही हैं, ये सिविल वॉर की शुरुआत हुई थी 2011 में, जब सीरिया की गवर्नमेंट के खिलाफ वहाँ के कुछ जो लोग थे जिन पर जुल्म ज़्यादती हो रही थी, उन लोगों ने इंतकाम लेने की कोशिश की थी और गवर्नमेंट से बशर असद को हटाने की कोशिश की थी। तो उसके नतीजे में बशर असद ने ईरान की मदद से और अपने जो हिमायती इराक में रहते थे उनकी मदद से और रूस की मदद से उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से कुचल दिया था जो इस गवर्नमेंट के खिलाफ काम कर रहे थे या उसको हटाने की कोशिश कर रहे थे। जाहिर है दोस्तों, जब बशर असद की हुकूमत ने उन लोगों पर हमला करना शुरू किया तो इतने बम, इतनी जो तबाही मचाई थी वहाँ पर कि जो वहाँ रहने वाले लोग थे, जो मासूम बच्चे तक थे, उनको भी इतनी अजियतें मिली थी। और यूँ समझ लीजिए कि जिस एरिया में वो लोग रहा करते थे वो एरिया बिल्कुल आज की तारीख में साफ़ है। वहाँ पर जो कभी बड़े मकान हुआ करते थे, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल कॉलेजेस हुआ करते थे, आज वहाँ सिर्फ खंडर है और कुछ नहीं है। तो दोस्तों 2011 में जब गवर्नमेंट ने उन लोगों पर हमला करना शुरू किया तो वो लोग जो गवर्नमेंट के खिलाफ काम कर रहे थे और बशर असद को तख्ते से हटाने की कोशिश कर रहे थे, तख्त से उतारने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों ने अपने अपने उन एरियाज़ पर कब्जा कर लिया और इनकी मदद करी, जिसमें अमेरिका शामिल है, तुर्की है और कहीं ना कहीं इसराइल का नाम भी शामिल आता है। वो सिविल वॉर जो 2011 में सीरिया में शुरू हुई थी वो धीरे धीरे 2016 से 18 के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो गई थी, दब गई थी, लेकिन आज 2024 में वो फिर से उठ खड़ी हुई है। और जो रेबेल जो वहाँ के बागी थे, जो अब तक खामोशी से जिंदगी जी रहे थे, वो फिर से उठ खड़े हुए और उन लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ हमला शुरू कर दिया। और ये हमला इतना ताकतवर हुआ जितना पहले कभी नहीं हुआ, जिसमें जो आज का एलेप्पो शहर है सीरिया का, उस पर पूरी तरीके से उन रेबेल्स का कंट्रोल हो गया है। और उन रेबेल्स की जो हिमायत है वो तुर्की की हासिल है, यानी कि तुर्की उन लोगों को, उन बागियों को फंड करता है और जिसमें अमेरिका भी कहीं ना कहीं शामिल है। दोस्तों एक तरफ बशर असद के साथ जो ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी हैं और दूसरी तरफ रूस के प्रेसिडेंट पुतिन हैं, व्लादिमीर पुतिन, इन दोनों की खुले दिल से खुले तौर पर बशर असद को हिमायत हासिल है। तो वहीं बशर असद के खिलाफ तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान हैं और जिनकी प्रोसेस वहाँ लड़ रही है, उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ, उनकी गवर्नमेंट को हटाने की कोशिश कर रही है, वो यानी कि उन रेबेल्स को जो हिमायत हासिल है वो तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान की है। और इसमें कोई ये नहीं चाहता दोस्तों कि सीरिया में अमन हो, बल्कि हर इंसान, हर देश अपने अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। यानी कि जो सीरिया में जो बशर असद के साथ हैं, उनके हिमायती हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इराक हो या रूस के राष्ट्रपति पुतिन हो, वो उनके अपने मिलिट्री बेस हैं और जिन एरियाज़ पर उनके मिलिट्री बेस हैं वहाँ सुनने में ये आता है कि तेल के बहुत कुएं हैं और वहाँ से उनको बहुत मुनाफा होता है, और जिनके बदले में रूस हथियार और अपनी जो मिलिट्री बेनिफिट है वो सब सीरिया को देता है उनके बदले में, जिस एरियाज पर उसने अब तक अपने मिलिट्री बेस कायम कर रखे हैं और जहाँ की जो ज़मीनों से वो फ़ायदा लेता है, चाहे तेल से हो चाहे गैस से हो, तो उनके बदले में वो उनको मिलिट्री मदद देता है। अब बात करते हैं ईरान की कि ईरान इतनी हिमायत क्यों करता है बशर असद की। वो इसलिए दोस्तों कि ईरान जो है एक शिया मेजॉरिटी का मुल्क है और सीरिया में जो हुकूमत है वो भी एक शिया मेजॉरिटी की हुकूमत है। बशर असद जो है वो भी एक शिया लीडर हैं, उनके वालिद जो थे हाफिजुल असद, वो भी आयतुल्लाह खुमैनी के बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्हीं की हिमायत से उस वक्त वो सीरिया की हुकूमत पर काबिज रहे थे, क्योंकि उस टाइम आयतुल्लाह खुमैनी ने बहुत मदद की थी। और तब से लेकर आज तक बशर असद की जो हुकूमत वहाँ टिकी हुई है शिया मेजॉरिटी के साथ, वो बस इसी वजह से कि ईरान जो है वो शिया मेजॉरिटी होने के बावजूद, शिया मुल्क होने के बाद उनको बहुत सपोर्ट करता है और उनकी हुकूमत को गिरने से रोकता है। और सुन्नी जो है वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ में है उनकी मदद तुर्की करता है। और वो इसलिए दोस्तों क्योंकि जो वहाँ सुन्नी माइनॉरिटीज़ हैं उन पर बहुत जुल्म ज़्यादती होती थी जब 1971 में हाफिजुल असद की हुकूमत आई थी और उनकी हुकूमत में हद से ज़्यादा
उस पार्टी की हुकूमत के लोगों को बहुत अज़ियतें दी जाती थी, यानी कि एक तरह से उनके हुकूक बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए गए थे। वो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो सुन्नी थे और वो नहीं चाहते थे कि हमारे ऊपर सिर्फ़ एक फ़िरका हुकूमत करे, क्योंकि अगर हुकूमत ही करना है तो अवाम के चुने हुए लीडर के तौर पर हुकूमत की जाए। ऐसा नहीं है कि अपने आप को डिक्टेटर साबित कर दो, डिक्टेटर बनकर पूरे मुल्क पर हुकूमत करो। वो लोग ये नहीं चाहते थे। वो लोग चाहते थे कि हमें भी कुछ आज़ादी दी जाए, हमारे भी हुकूक का ख़याल रखा जाए। तो उस हुकूक को, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए 1971 से लेके आज 2024 तक तकरीबन 55-56 साल से उन पर बहुत ज़ुल्म-ज़्यादती हो रही है दोस्तों। और इसी वजह से एक ग्रुप जो वहाँ का पहले एक आईएसआईएस कहलाता था और जिसको तकरीबन अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाद पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था, डिसमेंटल कर दिया था गया था। तो उस ग्रुप्स के अंदर से जो शाखें निकली हैं, जो छोटे-छोटे ग्रुप्स और बने हैं, उनमें एक ग्रुप था एचटीएस, जिसको हयात तहरीकुल शाम कहा जाता है और वो जो है उसको हिमायत है तुर्की की। तो वो इस टाइम अलेप्पो पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर चुका है। और आज की तारीख में जो सीरिया में सबसे पावरफुल जो ग्रुप है उनमें ये एचटीएस है, इसका नाम आता है। अब देखना यह है दोस्तों कि सीरिया में आगे आगे क्या होता है, क्योंकि सीरिया में अभी भी जंग जारी है और हुकूमत के खिलाफ वहाँ के बागी लोग जो हैं वो हमले कर रहे हैं और सीरिया के बहुत से शहरों पर और कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सीरिया के अब तक की न्यूज़ में यही बताया गया है कि सीरिया में 2 शहरों पर कब्जा हो चुका है, जो सबसे बड़े शहर हैं, जिनमें एक इदलिब है और दूसरा एलेप्पो है। दोस्तों, हमारी बात जारी रहेगी अपने अगले व्लॉग तक। तो दोस्तों, अभी हमें दीजिए इजाज़त। मैं आपका दोस्त नवाज़ खान।